Hello everyone, you are welcome to my online classes. Today I am going to discuss with you class 9 history chapter 1 the French Revolution and subtopic is the revolution and everyday life. क्रांति और रोजाना की जिंदगी. Topic start from a word from asking a question. Can politics change the cloth people wear? The language people speak, the books they read. क्या राजनीति इन सब चीजों को चेंज करती हैं? लोगों के पहनावे, उनकी बोलचाल और जो किताब वो पढ़ते हैं. माय डियर स्टूडेंट, हम सभी जानेंगे हाँ पॉलिटिक्स चेंज करती है इन चीजों को. ड्यू टू द रिवॉल्यूशन French people saw many changes in daily life. Censorship was removed in 1789. Press and public seeing full rest. सेंसरशिप के रिमूव होने पर के बाद प्रेस और पब्लिशिंग फुल रेस्ट. प्रेस खुल करके बुक लोग अपनी विचारधारा न्यूज़पेपर में, पम्पलेट्स में, बुक्स में जो है प्रकाशित करने लगे और यह जो है पूरे फ्रांस में फ्लडेड हुआ. ओके, पीपल कुड डिस्कस पॉलिटिकल इकोनॉमिक टॉपिक फ्रीली. अब वो पूरी तरह से डिस्कस कर सकते थे. वो प्लेज, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल. नाटक के द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा, गानों के द्वारा, ठीक है, लाखों लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहे थे. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, इक्वालिटी. नाउ अनएडुकेटेड पीपल ऑफ फ्रांस इजली अंडरस्टैंड. जो अशिक्षित लोग भी थे फ्रांस के, वो भी अब जानते थे कि हमें बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी और इक्वालिटी मिली हुई है. लेकिन क्या ये पहले के रिज्म में, ओल्ड रिज्म में संभव था? नो, संभव नहीं था, क्योंकि कुछ भी चीज सेंसर ऑफ किंग लगी हुई थी. सेंसरशिप आप देखते होंगे, मूवीज सब एक सेंसर बोर्ड से गुजरता है तब जाकर के रिलीज होती है. कि मूवीज में सेंसर बोर्ड पास कर दिया तो मूवी रिलीज हो जाती है. तो ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल activity, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censor of king. एक सेंसर ऑफ किंग का एक कमिटी थी, वो अगर अप्रूव करता था तभी बुक, न्यूज़पेपर या कोई नाटक पब्लिश या परफॉर्म हो पाती थी. तो ये ओल्ड रिज्म में जो है किंग के द्वारा व्यवस्था था. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन बट इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और साथ साथ एक असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑन एवरीडे लाइफ? एवरीडे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा रेवोल्यूशंस का? ये आपको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू. Look at the picture of Napoleon Bonaparte riding a horse. Okay, नेपोलियन बोनापार्ट नाम ही काफी है. नेपोलियन कहा करता था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन माय डिक्शनरी. असंभव कुछ भी नहीं, ठीक है. और इन 1804 he crowned himself as an emperor and conquered many European areas. एक्चुअली जब डायरेक्टरी की रूल एस्टेब्लिश्ड हुई थी तो उसी दरमियान
ये वहां के आर्मी इन चीफ बने थे। धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती, जिन लड़ाइयों में 40 बड़ी और 65 छोटी लड़ाइयां थी अपने जीवन काल में। और अगल बगल के फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पीडमोंट, प्रासा, स्पेन, हॉलैंड, मिस्र, इजिप्ट और ब्रिटेन और रूस, इन सबको इसने पराजित किया था। बहुत बड़ी बड़ी, इसलिए इसे लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी सेनाओं में, जो भूखी सेना थी, अभावग्रस्त सेना थी, उसमें इसने जोश भरा था। He saw his role as a modernizer of Europe. जिस किसी एरिया को वो जीतता था, वहां वो कुछ नए सुधार करता था। Introduced many laws such as protection of private property, a uniform system of weight measure were introduced, और इन सब सुधारों के चलते उसे मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा जाता था। लेकिन many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. बहुत सारे यूरोप के छोटे छोटे एरियाज के लोग इनको स्वतंत्र मुक्तिदाता कहते थे, क्योंकि वो फ्रीडम लाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद, but soon the Napoleon army came to viewed everywhere as an invading force. आक्रमणकारी सेना के रूप में लोग देखने लगे। क्योंकि एक इसमें वाक्य है, एक इसमें एक एग्जाम्पल है। स्पेन में जैसे ही उसने स्पेन जीता और स्पेन में पुराने राजवंश को उसने हटाया और अपने भाई को वहां पर गद्दी पर बैठा दिया, तो न्यू किंग को उसने बैठाया, तो इससे वहां के लोग जो है बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि ये डेमोक्रेसी तो नहीं आया, यहाँ तो राजतंत्र मोनार्चियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया। तो इस कारण भी जो है उनको इन्वेडिंग फोर्स के रूप में लोग देखने लगे। यही सेम केस हर एक जगह पर होने लगी धीरे धीरे। अंत में बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में बेल्जियम के आसपास ये जगह पड़ती है, लड़ाई हुई फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, और ही वाज डिफीटेड। इस बार वो डिफीट हो गया, एंड बट हिज आइडियाज हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसके आइडियाज के जो है उसका सोसाइटी पर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा। इसने नेपोलियन कोड जो कानून बनाया, इस कानून के तहत लोगों को जो है बहुत सारे अधिकार दिए, तो इसका इम्पैक्ट था सोसाइटी पर। इन 19th सेंचुरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, जो लेक्सी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रांस से इन सब चीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्प्रेड हो रही थी। हमारे देश में भी 2 पर्सन, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय। टीपू सुल्तान किंग ऑफ मैसूर, राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर्स, दोनों who respond the idea of coming from revolutionaries फ्रांस, जो फ्रांस से आइडियाज आ रहे थे, लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये सारे जो आइडियाज लेक्सी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज आ रहे थे, ब्रदरहुड, ठीक है, तो इनको ये लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब्स का भी मेंबर बना था, ठीक है, और यह जो है लोगों के लिए समानता की बात करते थे। तो ये सारी बातें हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट क्वेश्चन, व्हाट, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का उत्थान कैसे हुआ फ्रांस में, इसकी मतलब जर्नी ऑफ नेपोलियंस आपको डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन में। आई होप माय डियर स्टूडेंट दिस
video help you a lot to understand Napoleon's Rise of Napoleon and the revolution in everyday life. Thank you for listening and watching me.